नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको पृथ्वीराज चौहान पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको मैंने नागौर युद्ध तक बता दिया था। नागौर युद्ध किनके मध्य हुआ था? भीमदेव सेकंड तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ठीक है, जिसमें बाद में संधि हो गई थी। आज जो हमें पढ़ना है उसके आगे पृथ्वीराज तथा संयोगिता का प्रेम संबंध पढ़ना है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन के युद्धों का वर्णन हम करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं पृथ्वीराज तथा संयोगिता, ठीक है। छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न यहां से पुटअप होने वाले हैं नहीं, लेकिन एक आपको बता देता हूं, ठीक है। पृथ्वीराज तथा संयोगिता, पृथ्वीराज तथा संयोगिता, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि पृथ्वीराज के समय जो कन्नौज का शासक था, कहाँ का? कन्नौज। कन्नौज का जो शासक था उसका नाम था जयचंद गहड़वाल। क्या नाम था? जयचंद गहड़वाल, ठीक है। जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम मिलता है संयोगिता। ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार है, ठीक है। किसके अनुसार है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। ये किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने, ठीक है। ये स्टोरी तो जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है संयोगिता। ये इस समय क्या करती है? पृथ्वीराज को पसंद करती है। संयोगिता पृथ्वीराज को पसंद करती है। पसंद करने का कारण भी यह था कि एक तो दिल्ली पर इनका अधिकार था तथा इन्होंने बहुत से राजाओं को भी हरा दिया था, महोबा पर भी अधिकार था, तो कहीं ना कहीं और दिखने में भी बहुत अच्छे थे और शक्तिशाली शासक थे, और संयोगिता इस कारण इनको पसंद करती थी। तो एक बार क्या होता है, दिल्ली से एक कन्नौज के दरबार में एक चित्रकार आता है जिसका नाम मिलता है पन्ना राय। पन्ना राय, क्या नाम मिलता है? दिल्ली से एक चित्रकार आता है कन्नौज में जिसका नाम मिलता है पन्ना राय, और यह बात संयोगिता को पता चल जाती है कि दिल्ली से पेंटर आया है, चित्रकार आया है, तो अभी कुछ और जानने को मिलेगा अपन को पृथ्वीराज के बारे में, क्योंकि पृथ्वीराज भी दिल्ली पर है, दिल्ली में, और पन्ना राय भी दिल्ली का है, तो कुछ जानने को तो मिलेगा। तो संयोगिता क्या करती है, पन्ना राय को अपने दरबार में बुलाती है और उनसे चित्र देखती है। ये चित्र लेके आया था चित्रकार, तो देखती है, रख देती है, देखती है, रख देती है, और एक चित्र पर आंखें अटक जाती है और देखती रहती है। फिर वो पूछती है ये कौन है? तो ये बताते हैं पन्ना राय कि ये पृथ्वीराज चौहान है जिनका दिल्ली पर अधिकार है और बहुत शक्तिशाली शासक है और बहुत अच्छे दिखते हैं, ठीक है। संयोगिता को तो पता ही था कि पृथ्वीराज के बारे में। फिर इस संयोगिता ने कहा कि तू ऐसा कर पन्ना राय, एक मेरा चित्र बना। पन्ना राय को बोला कि संयोगिता ने कि तू मेरा एक चित्र बना, बढ़िया सा चित्र बना, अच्छा सा चित्र बना, और पृथ्वीराज के को दिया, मतलब पृथ्वीराज चौहान के पास लेके इस चित्र को चला जा तथा उनको बता दे मेरे बारे में। तो पन्ना राय बिल्कुल ऐसा करता है, संयोगिता का बहुत अच्छा सा सुंदर चित्र बनाता है और पृथ्वीराज को दे आता है दरबार में। लेकिन पृथ्वीराज इस समय क्या है, पूरे भारत के राजा होते हैं, मतलब पूरे दिल्ली पर इनका अधिकार होता है, तो ये ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकते जिनकी इनकी छवि खराब हो जाए। तो ये क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, जाने देते हैं, चलो ठीक है। तो ठीक है, इनको कहीं ना कहीं पता होता है कि संयोगिता है वो मुझसे प्रेम करती है वगैरह, इनको पता होता है, लेकिन ये इग्नोर मारते हैं, ठीक है, एटीट्यूड आप बोल सकते हो। तो ये हुआ, और इसी समय जयचंद गहड़वाल, संयोगिता के पिता जयचंद गहड़वाल, एक यज्ञ करवाता है जिसका नाम मिलता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, तथा अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखवाता है। स्वयंवर रखवाता है। स्वयंवर का मतलब हुआ चारों तरफ राजा बैठेंगे इस साइड में और बीच में से रानी जाएगी, माला हाथ में होती है तथा दोनों तरफ देखती है, जो राजा पसंद आता है उसके वरमाला पहना देती है तथा वह इसका पति हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्वयंवर। खुद के द्वारा तय करना अपने पति को स्वयंवर कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जयचंद गहड़वाल तथा पृथ्वीराज के कभी नहीं बनती है। सबसे मुख्य कारण तो वही था, सीमा मिलना।
सीमा मिलना कारण था, दोनों की सीमा मिल रही थी, इस कारण ये दोनों आपस में झगड़ते हुए नजर आते थे। इस कारण जयचंद गहरवाल ने तमाम राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को इसने नहीं बुलाया। ठीक है, तो पृथ्वीराज को तो बुलाया नहीं, लेकिन स्वयंवर तो संयोगिता स्वयंवर तो करना चाहती है पृथ्वीराज के साथ। तो क्या होता है, मैं आपको स्टोरी बताता हूं। देखो, ये पूरा महल है, यहां दरवाजा है, ठीक है, यहां भी राजा बैठे हैं, यहां भी राजा बैठे हैं, यहां भी राजा बैठे हैं, यहां राजा, यहां राजा, यहां राजा। अब जयचंद गहरवाल बुलाता नहीं है पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान की छवि धूमिल करने, यहाँ यह कन्नौज का शासक ये भी बहुत शक्तिशाली शासक होता है, यह पृथ्वीराज की छवि धूमिल करने के लिए यहाँ पर गेट के दरबार पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगा देता है। क्या लगा देता है? पृथ्वीराज की मूर्ति लगा देता है। तब और कुछ राजा अब इसका विरोध भी करते हैं कि यार अगर तुझे मुकाबला करना है तो युद्ध से कर, ये मूर्ति वगैरह लगा, और इनको तो दरबारी बना दिया है। अगर भवन के तथा इस महल के तूने बाहर लगाई है, दरवाजे पर इन पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई है, तो इसका मतलब ये दरबारी हो गए, तो ऐसा गलत काम मत कर। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अपने क्या लेना देना। ठीक है, तो जैसे ही संयोगिता का स्वयंवर शुरू होता है तो वह यहाँ से रवाना होती है, देखती है, जाती है, यहाँ तक जाती है, और बाहर जाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। इसको तो किसका इंतजार था? पृथ्वीराज का। ठीक है, और यहां दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, और यहां क्या होता है, पृथ्वीराज को पता चलता है कि हमारे पड़ोसी राज्य जयचंद गहरवाल का कन्नौज में जो शासक है उसने राजसूय यज्ञ तथा स्वयंवर रखवाया है। तो ये कुछ अपनी सेना लेकर जाते हैं, तैयारी करते हैं, और हालांकि इनको नहीं बुलाया होता है, लेकिन इनके इस समय जो उम्र है इनकी वह है 25 वर्ष। तो आप देख लो, 25 वर्ष कोई लड़ाई दंगे झगड़े की थोड़ी ना उम्र है, ये तो मोहब्बत की उम्र है। इनको भी कहीं ना कहीं मन में होता है कि यार स्वयंवर कैसा होता है वगैरह, देखने जाते हैं, और वैसे भी अपनी प्रेमिका तो वहां पर है ही है, तो ये भी थोड़ा बेस बदल कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो जाए तो अंदर आने ही नहीं देंगे, तो ये बेस बदल कर यहां बैठ जाते हैं। ठीक है, कौन? पृथ्वीराज चौहान। जैसे ही संयोगिता यहाँ गेट के इधर आती है, वह बाहर देखती है कि क्योंकि बेस बदला हुआ है तो संयोगिता पहचान नहीं पाती है, तब वह देखती है बाहर के पृथ्वीराज आए, अब आए, लेकिन वो आते नहीं है। तभी उसकी संयोगिता की जो नजर है वह मूर्ति पर पड़ती है, और वह देखती है कि तू नहीं तो तेरी मूर्ति ही सही। अब पृथ्वीराज तो मिले नहीं, स्वयंवर तो अभी है, तो मतलब स्वयंवर तो तय करना है, तो वह क्या करती है, मूर्ति को अपना वर बना देती है, मूर्ति को माला पहनाती है। तो माला पहनाने के बाद जब मूर्ति के चरण स्पर्श कर रही होती है, तब पृथ्वीराज खड़े होते हैं और उसको उठाकर बोलते हैं कि प्रिय, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। ठीक है, और इतना कहकर अपने घोड़े को बुलाते हैं, और चारों तरफ से अपने ही आदमियों से घिरे हुए होते हैं पृथ्वीराज, तथा घोड़े पर बैठ के रवाना हो जाते हैं अजमेर के लिए। फिर जयचंद गहरवाल इसका विरोध करता है, और जयचंद गहरवाल उसके सेनापति तथा सेनाओं को बोलता है कि पृथ्वीराज कन्नौज से बाहर ना निकलना चाहिए, इसको वहीं मार दो। लेकिन इस मैंने आपको बताया था बहुत सारे राजा आए थे, कुछ राजा इसका पक्ष करते हैं और बोलते हैं कि भाई स्वयंवर का मतलब यही होता है कि लड़की अपना वर स्वयं तय करेगी। तो फिर उसको बोलते हैं कन्नौज के शासक जयचंद गहरवाल को, जैसा भी है जो भी हुआ तेरी लड़की पक्ष में है, उनके कोई बात नहीं है तेरी, और वो भी महान राजा है, तो चलता है, वो बात यहाँ खत्म हो जाती है। ठीक है, यही था पृथ्वीराज संयोगिता का प्रेम संबंध, और ऐसे तो नाम है इसका संयोगिता। ठीक है, तथा एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है सूर्जन चरित्र, सूर्जन चरित्र। इसमें जो संयोगिता का नाम मिलता है वह मिलता है कांतिमती। संयोगिता का नाम मिलता है कांतिमती। पूछ ले संयोगिता का नाम सूर्जन चरित्र में क्या मिलता है, तो कांतिमती मिलता है, जबकि कभी नहीं पूछेगा, इतना डीप कभी नहीं जाता है पृथ्वीराज के इतिहास में। ठीक है, नॉर्मल आपको तो यही पूछेगा तराइन का युद्ध प्रथम कहाँ हुआ, किसकी विजय हुई, सेकंड कहाँ हुआ, किसकी विजय हुई, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन मैं आपको एकदम इतना डीप बताऊंगा कि प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पृथ्वीराज तथा संयोगिता की प्रेम संबंध के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के मध्य युद्धों को पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज का इतिहास कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमने पृथ्वीराज संयोगिता का प्रेम संबंध पढ़ लिया। अब सिर्फ यही आता है पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी का युद्ध, जिसे तराइन का युद्ध बोलते हैं, जो 2 हुए थे। ठीक है, पहले तो यहां हेडिंग डाल देता हूं, पृथ्वीराज
वर्सेस मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ठीक है, पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी। पहले तो मोहम्मद गौरी के बारे में हल्का बता देता हूं, जो काम का नहीं है, कभी नहीं पूछेंगे। यहां पड़ता है गजनी। गजनी का शासक था मोहम्मद गौरी। इनके मध्य दो युद्ध होते हैं, पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध तथा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कुछ नहीं है, तीन बातें हैं, तीन बात रटनी है, और जो युद्ध जो मेन है वह तराइन का द्वितीय युद्ध है, ठीक है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला युद्ध नॉर्मली है जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताऊंगा कि पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी का ऐसा तत्कालिक कारण क्या रहा कि युद्ध हो गया। पहले तो हम युद्ध तो बाद में पढ़ेंगे, पहले कारण तो जान लेते कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण दोनों को लड़ना पड़ा तथा मोहम्मद गौरी की पहले हार हुई। तो ये क्या कारण था कि पंजाब में एक बठिंडा पड़ता है, बठिंडा पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। किसने अधिकार कर लिया था? मोहम्मद गौरी ने। तथा बठिंडा पर अधिकार जताता था पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी को गुस्सा आया कि क्षेत्र मेरा है और अधिकार जता रहा है कोई और, तो पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध होता है, जिसे पहला युद्ध होता है उसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, इसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। यह किनके किनके मध्य हुआ? पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के मध्य। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कब हुआ? 1191 ईस्वी में। कहां हुआ? हरियाणा में हुआ। हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम है तराइन, तथा तराइन पड़ता है करनाल के पास में। एक करनाल क्षेत्र है, उसके पास तराइन पड़ता है। तराइन में तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी में। इसमें पृथ्वीराज के साथ जो होते हैं सहयोगी, जो होते हैं पृथ्वीराज के सहयोगी, पृथ्वीराज सहयोगी, इसमें पृथ्वीराज के दो सहयोगी होते हैं। एक तो पृथ्वीराज का सेनापति, सेनापति का नाम मिलता है खांडेराव। क्या नाम मिलता है? खांडेराव। तथा दिल्ली से पृथ्वीराज के साथ, दिल्ली से गोविंद राय साथ में होता है। कौन? क्या कहा मैंने? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, हरियाणा में हुआ, तराइन नामक स्थान पर हुआ। तराइन करनाल के पास पड़ता है, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज के जो सहयोगी थे, सेनापति खांडेराव था तथा दिल्ली से गोविंद राय पृथ्वीराज के साथ में था। अब अगर युद्ध के निष्कर्ष की बात करें कि कौन जीता, तो तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है। विजय पृथ्वीराज। प्रश्न यहीं से आएगा, या तो यहां से या यहां से, इससे बाहर पुलिस रीट वगैरह कई बार नहीं जाता है। ये पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। किसकी विजय हुई? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है, तो प्रथम में पृथ्वीराज आगे आएगा, प से प, प्रथम में पृथ्वीराज, तो प्रथम में पृथ्वीराज। तो प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। यह हो गया तराइन का प्रथम युद्ध। अब हम पढ़ेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध, जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, जो बड़ा युद्ध है, ठीक है। अब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, तथा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ एक साल बाद में 1192 ईस्वी में। कब हुआ? 1192 ईस्वी में, ठीक है। और एक जिक्र मिलता है कि जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो उसमें पृथ्वीराज इस मोहम्मद गौरी पर आक्रमण करता है, जिससे मोहम्मद गौरी बेहोश हो जाता है। तो उसके कुछ सेनापति उसको वापस गजनी लेके जाते हैं कि भाई इसको तो यही मर जाएगा, ये बेहोश तो हो गया है, अभी इसको नहीं उठा के लेके गए, तो गजनी लेके गए। फिर क्योंकि नहीं उठाया तो पृथ्वीराज चौहान तथा पृथ्वीराज चौहान की सेनापति इसको तो मार देंगे, तो वापस उसके सेनापति मोहम्मद गौरी को गजनी ले आते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है।
अब क्या होता है, मोहम्मद गौरी, ये जो दूसरा युद्ध होता है वह होता है 1192 ईस्वी में। पहला होता है 1191 ईस्वी में, दूसरा होता है 92 में। पीछे 2 लग जाएगा, दूसरा युद्ध है तो पीछे 2, पहला युद्ध है तो पीछे 1। ठीक है। अब क्या होता है, मोहम्मद गौरी को मैंने आपको कहा कि उसके सेनापति गजनी लेके गए, तो मोहम्मद गौरी 1 साल तक ट्रेनिंग करता है, जिम वगैरह जाता है, और 1192 में वापस युद्ध की तैयारी करता है। और इस समय मोहम्मद गौरी के साथ जो सेनापति होते हैं उसको भी मैं बता देता हूं आपको। मोहम्मद गौरी के सेनापति, मोहम्मद गौरी के सेनापति, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। ये प्रसिद्ध सेनापतियों को इकट्ठा करता है गजनी का। पहला नाम है खारबक, दूसरा नाम है खरमेल, तीसरा नाम है इलाह, चौथा नाम है मुकलबा। ये 4 मुकलबा, ये 4 प्रसिद्ध सेनापति होते हैं गजनी के। मोहम्मद गौरी इनको इकट्ठा करता है तथा 1192 ईस्वी में जो युद्ध के लिए इनको बुलाता है। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध कहाँ हुआ था, 1192 ईस्वी में। कब हुआ था, 92 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, वही जगह, वही घोड़े, वही मैदान, वही शासक, बदली है तो सिर्फ डेट। ठीक है। हरियाणा में हुआ था, करनाल, हरियाणा, तराइन। अब मोहम्मद गौरी गजनी से रवाना हुआ है सेकेंड युद्ध के लिए। ये पहुंचता है पहले लाहौर। कहां पहुंचता है, लाहौर। ठीक है। अब लाहौर से ये 2 दूत भेजता है। कितने दूत भेजता है, ये 2। किसके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास। उन 2 दूतों का नाम बता देता हूं, याद करो तो कर लेना, ना करो तो कोई बात नहीं। पहले का नाम मिलता है कयाम उल मुलक। क्या नाम होता है, कयाम उल मुलक। तथा दूसरे का नाम होता है रुकुनुद्दीन, रुकुनुद्दीन हमजा। क्या नाम होता है, पहले का नाम होता है कयाम उल मुलक, दूसरे का नाम होता है रुकुनुद्दीन हमजा। ये दोनों दूतों को भेजता है पृथ्वीराज चौहान के पास और उनको संदेशा पहुंचाता है, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, या मेरे से संधि कर लो, या मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। संधि नहीं, अधीनता स्वीकार कर लो। पृथ्वीराज इस समय इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं, ये कहाँ अपने अड़ेगा, पहली बार तो मैंने हरा दिया है, तो इग्नोर करते हैं उस संदेश को। ठीक है। पृथ्वीराज को, इस मोहम्मद गौरी को पता चलता है इससे बात बनने वाली है नहीं। वापस आता है उसी जगह, कहाँ पर, तराइन में। ठीक है। कौन आता है, मोहम्मद गौरी युद्ध के लिए पृथ्वीराज चौहान को ललकारता है। अब पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में क्या होता है, इनमें घमंड आ जाता है। इन्होंने पहले मोहम्मद गौरी को हरा दिया है, महबूबा पर भी अधिकार हो गया है, तो इस समय पहले युद्ध में सीरियस होते हैं, दूसरे युद्ध में बिल्कुल सीरियस नहीं होते। पृथ्वीराज चौहान सीरियस होते नहीं है, इसलिए इनको हार का मुंह देखना पड़ता है। क्या होता है कि पृथ्वीराज इतने जल्दी में निकलते हैं। इनका एक सेनापति होता है उदयराज। ये उदयराज तो समय पर ही रवाना नहीं हो पाता है, ये इतने जल्दी में निकलते हैं क्योंकि इन्होंने तैयारी कुछ नहीं की थी। इनको पता था आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, क्योंकि संदेशा लाहौर से पहुंचाया था, तो इन्होंने सोचा मैंने मना बोल दिया शायद ना भी आए, तो ये सोचते कि कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि आ गया है तो ये बहुत जल्दी में सेना लेकर जाते हैं। कहां पर, तराइन में। कौन जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ठीक है। और इतने जल्दी में जाते हैं कि इनका सेनापति उदयराज रवाना नहीं हो पाता है। ठीक है। और इस समय जो पृथ्वीराज के साथ है सहयोगी, मोहम्मद गौरी के तो सहयोगी खारबक, खरमेल, इलाह, मुकलबा। पृथ्वीराज के जो सहयोगी है वह है जालोर से समर सिंह, जालोर से समर सिंह। ठीक है। मेवाड़ से सामंत सिंह, दिल्ली से गोविंद राय, वापस वही साथ में। दिल्ली से गोविंद राय, ये तीनों साथ में हैं। और एक जिक्र मिलता है कि पृथ्वीराज के 2 मंत्री थे जिनका नाम मिलता है प्रताप सिंह तथा सोमेश्वर, मंत्री है। ठीक है। ये दोनों नाम मिलता है कि पृथ्वीराज के 2 मंत्री थे, प्रताप सिंह तथा सोमेश्वर। इन दोनों ने पृथ्वीराज के साथ धोखा कर लिया था तथा मोहम्मद गौरी से मिल गए थे।
जिक्र मिलता है कि ये दोनों मोहम्मद गौरी से मिल गए थे, ठीक है, मिल गए थे। किनसे? मोहम्मद गौरी से। पृथ्वीराज के साथ धोखा कर दिया था, ठीक है। जब मोहम्मद गौरी इस युद्ध में आया तो इसकी जो सेना थी वह थी 1,20,000, ठीक है। कितनी थी? 1,20,000 मोहम्मद गौरी की सेना थी। और एक इतिहासकार है जिसका नाम मिलता है फरिश्ता, ठीक है। फरिश्ता के अनुसार यह कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वह थी 3 लाख। ये बिल्कुल झूठ है। आप देखो, अगर पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख सेना होती और इसकी 1,20,000 सेना थी तो मोहम्मद गौरी क्यों जीतता? नहीं, क्यों जीतता? इसकी बहुत कम सेना थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना का तो जिक्र नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम थी, क्योंकि इस समय पृथ्वीराज के कोई सहयोग नहीं कर रहा होता है, क्योंकि पृथ्वीराज से सब डरते हैं। इसलिए इस कारण जालोर से समर सिंह साथ में था, मेवाड़ से सामत सिंह, दिल्ली से गोविंद राय, ठीक है। और मेन कारण आने का यह भी मिलता है, प्रताप सिंह तथा सोमेश्वर दोनों ने दगा कर लिया। जब अपने ही मिल जाए परायों से तो क्या जीत की उम्मीद रखे, ठीक है। और ये होता है। और जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य युद्ध होता है तब पृथ्वीराज को पता चलता है, पृथ्वीराज की सेना सब मर जाती है। और पृथ्वीराज की जब पूर्ण रूप से हार होने वाली होती है तब पृथ्वीराज क्या करता है? भागने की कोशिश करता है। यह लिखा हुआ है ग्रंथों में, ठीक है, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान भागने की कोशिश करता है तथा एक घोड़े पर बैठता है जिसका नाम मिलता है नाट्यरंबा। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा, ठीक है। पूछ ले, पृथ्वीराज के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यरंबा, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर बैठकर रवाना होता है तथा उसको सिरसा के नजदीक वापस पकड़ लिया जाता है। पूछ ले कि पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने भागते समय कहां पकड़ा था? तो सिरसा के नजदीक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पकड़ लिया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी की सेना थी 1,20,000। पृथ्वीराज के साथ था जालोर से समर सिंह साथ में थे, मेवाड़ से सामंत सिंह, दिल्ली से गोविंद राय साथ में थे, ठीक है। फरिश्ता के अनुसार पूछ ले, अगर पूछेगा तो नहीं, लेकिन पूछ ले कि फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना कितनी थी? तो 3 लाख, ठीक है। सेकंड युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। पहला भी युद्ध हरियाणा में होता है। और कब हुआ था दूसरा युद्ध? द्वितीय बोला है तो द्वितीय का मतलब 2, तो 1192 ईस्वी में, ठीक है। और पृथ्वीराज का सेनापति उदयराज तो इस युद्ध में समय पर ही रवाना नहीं हो पाता है, ठीक है। यह बात हो गई हमारे पृथ्वीराज चौहान की तथा तराइन के द्वितीय युद्ध की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस समय आगे क्या होता है? सिरसा के नजदीक पकड़ लिया। अब आप सोचोगे कि आगे क्या होता है, पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे होती है? तो मृत्यु का जिक्र अभी तक कोई भी इतिहासकार नहीं बता सकता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई है। लेकिन अलग अलग अपन तो नहीं बोलेंगे कि कैसे हुई है, अपन को तो पता ही नहीं है। लेकिन अब अपन क्या करेंगे कि जितने भी ग्रंथ है या जितने भी इतिहासकार है, उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी है और इतिहासकारों ने जो जो बताया कि ऐसे ऐसे इनकी मृत्यु हुई है, उनको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उनके लिए मैं 10-15 मिनट की एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी पृथ्वीराज की मृत्यु के ऊपर आएगी। उसमें जितने भी डिटेल मिली है पृथ्वीराज की मृत्यु की, सारी मैं आपको एक ही दिन में कवर करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।